अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम करता हूँ। आज लेक्चर 1 होगा चैप्टर नंबर 3 का क्रैश सीरीज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हम क्रैश सीरीज़ में इन्वॉल्व हैं। चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर ग्रेड 9 का इसका लेक्चर नंबर 1 है। उसमें हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एटॉमिक थ्योरीज़ हैं जिसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल को लेके चलेंगे। और इसमें जो SLO है वो भी आपके साथ यहाँ पे लिखे गए हैं कि इस स्लाइड इस वर्कशीट में आने या इसको कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स काबिल हो जाएगा कि वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करे एज अ सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेनिंग न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन जो आएगा अंडरस्टैंडिंग का आएगा। स्टेट दैट ऑर्बिट्स शेल आर एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अ लार्जर शेल इम्प्लाइज हायर एनर्जी एंड ग्रेटर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस नॉलेज। ये बेस कर रहा है बोहर थ्योरी के ऊपर और अदर थ्योरी के ऊपर बेस कर रहा है। इसमें हम सबसे पहले मूव करेंगे इस लेक्चर का जो ओवरव्यू है। इसमें हम दो थ्योरीज़ जो स्टडी करेंगे। सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर एक एटॉमिक थ्योरी पेश की थी जिसमें उसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस थ्योरी को कंक्लूड किया था। उस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में था जिसमें सोने का एक बारीक वर्क इस्तेमाल किया गया और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? दीज आर हीलियम न्यूक्लाई जिसके ऊपर डबली पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जब उसने जो गोल्ड फॉयल था उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की तो उसमें उसने कुछ कंक्लूड किया था। कंक्लूजन क्या थी? और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे ये ऑब्टेन कहाँ से हुए थे? अल्फ़ा पार्टिकल्स आर ऑब्टेन फ्राम डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम सोर्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पोलोनियम जिसकी डिसइंटीग्रेशन से अल्फ़ा पार्टिकल ऑब्टेन हुआ था। और उसके बाद जो है उसने क्या किया कि जो कंक्लूजन्स थी, ऑब्जर्वेशन थी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो क्या था कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल उस गोल्ड फॉयल से पास हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि डिफ्लेक्ट हो गए थे, अपना रास्ता चेंज कर चुके थे, और कुछ ऐसे थे जो कि वापस मुड़ गए थे। अब इसकी रीज़न क्या थी? ये उसने कंक्लूजन्स यहाँ से निकाली थी कि ऐसा हुआ है। उसके बाद जो उसने कंक्लूड किया कि इसके नताइज कंसिक्वेंसेस ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने जो एटम का सेंट्रल पोर्शन था उसने कहा कि एटम के सेंटर में एक ऐसा स्मॉल वॉल्यूम है जिसके ऊपर हाईली पॉजिटिव चार्ज है, और बाद अज़ां उसने इसको एटॉमिक न्यूक्लियस का नाम दिया। तो जो एटॉमिक न्यूक्लियस था ये डिस्कवरी ऑफ रदरफोर्ड था। उसने एटम का जो न्यूक्लियस है वो डिस्कवर किया था। उसके बाद इसने कहा कि एटम की बहुत सारी जो स्पेसिस हैं वो एम्प्टी हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो उससे पास हो जाते हैं, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उसने रदरफोर्ड ने यहाँ पे प्लेनेटरी सिस्टम प्रपोज किया था कि जो एटम का एक स्ट्रक्चर है वो प्लेनेटरी सिस्टम है। प्लेनेटरी मीन के सेंटर में न्यूक्लियस है, जैसे सोलर सिस्टम है उसमें सन सेंटर में मौजूद है, इसी तरह न्यूक्लियस भी मौजूद है, और अर्थ जो है या अदर प्लैनेट जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं, सेम एज के वो प्लेनेटरी सिस्टम है। इसमें आगे चलें तो जो दो चीज़ें थी, की फीचर इसके क्या हैं कि उसने डिस्कवर क्या किया था? पॉजिटिव न्यूक्लियस, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो रदरफोर्ड था उसने जो स्पेक्ट्रम बताया था वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ये रदरफोर्ड का था कि इसके मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन जो है, रदरफोर्ड कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के राउंड अबाउट लगातार रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस के करीब आता है और लगातार अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है, कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को इमिट करते हुए न्यूक्लियस के करीब आएगा, और आखिरकार क्या होगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, जिससे क्या हो सकता है कि एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ये एक तो ड्रॉबैक है रदरफोर्ड की थ्योरी के अंदर। और इसने जो लिमिटेशन भी है कि कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम,
ये क्या कहता था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, एटम स्टेबल नहीं है, तो ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने से कासिर रहा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने रिव्यू के तौर पे आपके सामने रखे, जो कि रदरफोर्ड थ्योरी का था। अब हम मूव करते हैं बोहर थ्योरी की तरफ, उसका कुछ रिव्यू ले लेते हैं। बोहर एटॉमिक थ्योरी, अब ये जो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल था उसको ओवरकम करने के लिए बोहर ने जो कोशिश की वो आपके सामने है। नील बोहर 1913 के अंदर 1913 में इसने एटॉमिक थ्योरी पेश की। उसके बाद बोहर एटॉमिक थ्योरी पास्चुलेट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है, उसने इसको नाम दिया एनर्जी लेवल का, ऑर्बिट्स का या शेल्स का। उसके बाद उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ख़ास शेल के अंदर रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहती है, ना इंक्रीज़ करती है ना डिक्रीज़ करती है। जबकि रदरफोर्ड कहता था अगर वो न्यूक्लियस के गिर्द लगातार रिवॉल्व करते करते करीब आ रहा है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते करते न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। लेकिन बोहर कहता है कि वो ऐसा नहीं करता, जब तक वो एक शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहती है। नो एनर्जी लॉस इन एन ऑर्बिट, अगर वो पर्टिकुलर शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहती है। और जो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, शेल अपने इंक्रीज करता जाता है, तो उसकी एनर्जी प्रोपोर्शनल हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद बोहर ने जो था एंगुलर मोमेंटम की भी इक्वेशन दी थी कि वही ऑर्बिट्स अलाउड हैं जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, mvr इज इक्वल्स टू nh/2। ये जो पोस्टुलेट था ये एंगुलर मोमेंटम का था। उसके बाद एक और उसने कहा था कि अगर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब और इमिट कैसे होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है, हायर में जंप करेगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अगर लोअर में वो दोबारा आएगा नीचे आएगा तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो इस इक्वेशन के तहत हम उस एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स। तो इसके लिए इक्वेशन है कि डेल ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। तो इस हवाले से हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद उसने शेल्स को बाकायदा नाम दिए थे KLMN। इस तरह से हम इसको प्रोसीड करते हैं कि n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3 और n इज इक्वल्स टू 4। और यहाँ पे एक फार्मूला उसने बताया था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे 2n² यूज़ करेंगे। 2n² का क्या मतलब है कि n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, या इस तरह कह लें कि शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम k के लिए फाइंड करते हैं k में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर मज़ीद कहा जाए कि k का सब शेल कितना होता है s, तो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। अगर हम l पे जाते हैं तो l में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। l के 2 सब शेल हैं s और p, s में 2 आएंगे, p में 6 आएंगे। उसके बाद अगर l में जाते हैं तो l में कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं के l की बात करूं तो l के 2 सब शेल हैं, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में 2 आएंगे, p में 6 आ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दूं, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि m में अगर देखा जाए तो m में s p d 3 सब शेल्स हैं और इसमें हमने फार्मूला लिखा 2n²। m के लिए n कितना होता है, n इज इक्वल्स टू 3, तो 2 इंटू 3² 9 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, s p d। आपने क्या करना है कि सबसे पहले s में 2 आ जाएंगे, p में 6 और d में 10। तो इस तरह से आप शेल और सब शेल, ये सारी कैलकुलेशन बोहर ने प्रोवाइड की थी। होप्स हो कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स अपना ओपन करें और वहाँ पे अपना कमेंट शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर हम, नहीं तो वर्कशीट की तरफ जाते हैं, वो आपने मेरे साथ साथ सॉल्व करनी है। मैं आपको 1 मिनट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे मुझे you can ask any question please.
अच्छा, आप लोगों की प्रेजेंस मुझे चाहिए। आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आया। अगर आप ऑनलाइन हैं, वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अपने प्रेजेंस को शो करें, ठीक है। अब हम वर्कशीट को सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं, तो आपने सॉल्व करनी है और अपना ऑप्शन यहाँ पे बताना है। इसलिए ये ओवरव्यू करने का मकसद यही था कि आप पहले उसको देख लें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं वर्कशीट की तरफ। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पहला देखें और इसका ऑप्शन पुट करें। विच साइंटिस्ट प्रपोज द एटम हैज़ अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एटम का सेंट्रल पोर्शन ऐसे डिस्क्राइब किया था, ऐसा प्रपोज किया था कि वो स्मॉल वॉल्यूम है, हाईली डेंस है और हाईली पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर मौजूद है। अच्छा, उसमें आपका ऑप्शन कोई नहीं आ रहा, तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप साथ साथ इसको देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच साइंटिस्ट प्रपोज दैट एटम हैज़ अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो इसमें जो अभी मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने प्रपोजल दिया था कि एटम का जो सेंट्रल पोर्शन है वो हाईली डेंस, हाईली पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, इसमें आपने नोट करना है, क्योंकि ये जब मैं आगे रिमूव करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। जैसे ये है, ये रिमूव हो गया, तो आपने यहाँ पे आप बी पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इन रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपन टू मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो उसने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट लिया था, व्हाट हैपन द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल के साथ क्या हुआ था कि जो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स से वो पास्ट स्ट्रेट थ्रू द फॉयल, कि वो उस फॉयल में से स्टेट गुजर गए थे। क्यों गुजर गए थे? कि उसने कहा था कि मोस्ट ऑफ द स्पेसिस ऑफ एटम आर एम्प्टी, कि जो ज़्यादातर स्पेसिस हैं, जगह हैं, वो खाली हैं, कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वो पास हो जाते हैं या रिपल्जन वो पास हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इन बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन मूव इन, कि अब बोहर का मॉडल आ जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं रैंडम पाथ्स के ऊपर, स्पाइरल पाथ टुवर्ड्स न्यूक्लियस, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट या स्टेशनरी एट न्यूक्लियस। इसमें जो ऑप्शन है करेक्ट के बोहर कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। अभी जो हमने सेकंड क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किया था, ये उसी की वर्डिंग को चेंज करके है, कि देखें यहाँ पे आपके क्वेश्चन कैसे चेंज हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट उस क्वेश्चन का सेम रहेगा। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, कि एटम की ज़्यादा जगह जो है वो खाली हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इन बोहर मॉडल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर इमिटेड। यहाँ पे एक कंसेप्ट है एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का। एक्साइटेशन हम किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है एक लो एनर्जी लेवल E1 के अंदर, ये जंप करता है E2 के अंदर। जब ये जंप करेगा तो लोअर से हायर एनर्जी शेल के अंदर जा रहा है, तो इस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जब ये E2 से वापस E1 में आता है, तो इस दौरान एनर्जी क्या होगी? रिलीज़ होगी फ्रॉम हायर टू लोअर शेल। इसका क्या मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन जब अपना ऑर्बिट चेंज करता है, तो उस दौरान एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। प्लस का साइन आपको बता रहा है कि एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड, और जो माइनस का साइन है उसमें एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज्ड। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करता है, तो उस दौरान एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है। तो इसका बेस्ट क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और उसके आंसर साथ साथ डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस, स्टेट 3 लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस मीन इसमें ड्रॉबैक्स क्या हैं, कौन सी ऐसी खामियां हैं जो रदरफोर्ड कवर नहीं कर सका। एक्सप्लेन द रदरफोर्ड प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। जो एटम का प्लेनेटरी मॉडल रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था उसको आपने एक्सप्लेन करना है, मैंने रिव्यू में भी आपको बताया था। उसके बाद नेम द एनर्जी लेवल्स इन बोहर मॉडल एंड राइट द फार्मूला टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल। आपने इसमें जो बोहर ने शेल्स के नाम बताए थे उसको बताना है और ऐसा फार्मूला आपने बताना है जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेंशन 3 अचीवमेंट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ने कौन सी ऐसी अचीवमेंट हासिल की थी वो आपने मेंशन करनी है। गिव द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे हमने जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमने बतानी हैं। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स पास होते थे डिफ्लेक्ट बैक हो जाते थे या फिर क्या होता था किसी एंगल के ऊपर रिटर्न हो जाते थे। डिफाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? मेंशन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम एंड विच इज़ बेस्ट। स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसकी 2 टाइप्स कौन सी हैं, उन दोनों टाइप्स में से सबसे बेहतर कौन सी है वो हमने डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस करके फिर इनके आंसर की तरफ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से 2 बन सकते हैं। राइट डाउन मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। नंबर 2 एक्सप्लेन ब्रीफली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसमें हमने यहाँ पे इसके स्पेलिंग मिस्टेक है, एल आएगा मॉडल। उसमें आपने बताना है सबसे पहले रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, इसकी कंक्लूजन्स और लास्ट पे इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रेट मूव करते हैं आंसर की तरफ। आंसर की आपके साथ यहाँ मौजूद है या आपके साथ शेयर की जाएगी। अब पहले हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि आंसर इसका क्या हो सकता है। स्टेट 3 लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला जो है कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, पॉइंट नंबर 1। इसमें जो है कि जो रदरफोर्ड है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो कहता था कि जी इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है, रिलीज़ करते करते न्यूक्लियस के करीब आएगा और बिल आखिर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर के एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर देगा। इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन करने से कासिर है। पॉइंट नंबर 2 कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो एब्जॉर्प्शन होती है या एमिशन होती है किस केस में होगा, वो जस्ट क्या कहता था कि लगातार रिलीज़ करता है। वो इस तरह नहीं बताता था, किसी पर्टिकुलर शेल की एनर्जी के हवाले से उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। ना ये एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरी शेल में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज़ करेगा, ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस शुड लूज एनर्जी एंड कोलैप्स इनटू न्यूक्लियस विच डज नॉट हैपन इन रियलिटी। ये मैंने पहले पॉइंट में आपको ये पॉइंट नंबर 3 भी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस शुड लूज एनर्जी एंड कोलैप्स इनटू न्यूक्लियस, कि वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए और न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स करना चाहिए, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो ये जो ड्रॉबैक्स हैं या लिमिटेशंस हैं वो आपके सामने 3 मौजूद हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द रदरफोर्ड्स प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे बाज़ औक़ात जो है वो स्किप कर देते हैं या वो सारे का सारा मॉडल याद कर लेते हैं, लेकिन उनको ये जस्टिफिकेशन नहीं होती कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसका हम आंसर कैसे पुट अप करेंगे। एक्सप्लेन द रदरफोर्ड्स प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। प्लेनेटरी मॉडल प्लेनेट से है कि जैसे सोलर सिस्टम है तो सेंटर में न्यूक्लियस की जगह हम सन को लेते हैं और सन के राउंड अबाउट जो प्लेनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, अपने एक्सिस के गिर्द भी स्पिन कर रहे होते हैं और न्यूक्लियस के गिर्द भी, सन के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो सन की जगह चीज़ होगी वो मौजूद है एटॉमिक न्यूक्लियस जो स्मॉल डेंस और पॉजिटिवली चार्ज है। Atom has a small, dense, positively charged nucleus at the center. Electrons revolve around the nucleus in circular paths like planets due to electrostatic attraction between negatively charged electron
एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। इसमें जो बात बताई गई है कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम ये लेते हैं कि जो ऐसे चार्जेस जो रेस्ट के ऊपर मौजूद होते हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लेते हैं, और दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी स्पेस। अब इसने कहा है कि एटम का ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो एम्प्टी होता है। जो प्लेनेटरी मॉडल में है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ लाइक प्लैनेट्स, यहाँ पे जो बात लिखी गई है लाइक प्लैनेट्स, तो इसमें इससे मुराद सोलर सिस्टम है कि रदरफोर्ड अपने जो एटॉमिक सिस्टम को रिजेंबल करता था सोलर सिस्टम के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 इम्पोर्टेंट भी है और सिंपल सा क्वेश्चन है। नेम द एनर्जी लेवल्स इन बोहर मॉडल एंड राइट द फार्मूला टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। किसी एक पर्टिकुलर शेल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें हमने एनर्जी लेवल्स को यहाँ पे डिफ़ाइन किया है KLMN, और इसके लिए जो फार्मूला है 2n² वेयर n इज इक्वल्स टू शेल नंबर। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी कि n जो है पहले शेल के लिए n1 रखेंगे तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर उसके बाद वो प्रिंसिपल कहता है कि SPDF सब शेल्स को डिफ़ाइन किया जाता है। सब शेल में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, अच्छा, मेंशन द 3 अचीवमेंट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल ने कौन सी ऐसी अचीवमेंट हासिल की हैं जो कि रदरफोर्ड में वो ड्रॉबैक्स थे। ये ज़रा इसको देखते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में नहीं था वो बोहर ने अचीव किया, और वो क्या था कि एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस, के वो न्यूक्लियस के अंदर गिरता नहीं है बल्कि स्टेबल रहता है और पर्टिकुलर शेल के अंदर रिवॉल्व करता है, ना अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है। उस वक्त रिलीज़ करेगा जब वो अपना शेल चेंज करेगा, लोअर शेल में जाता है या हायर शेल के अंदर जाता है। एक्सप्लेन हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम, energies absorbed or emitted when electrons jump between orbits। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हम नाम क्यों लेते हैं, बिकॉज के बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था वो जस्ट जो एटम लिया गया था वो हाइड्रोजन था, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे सिंपलेस्ट एटम है। बोहर मॉडल के अंदर भी ड्रॉबैक्स हैं लेकिन ये बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू रदरफोर्ड मॉडल के। इंट्रोड्यूस क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का क्या मतलब होता है? क्वांटा का मतलब है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी की। अगर हम किसी पर्टिकुलर शेल की बात करते हैं तो उसकी एनर्जी हमेशा फिक्स्ड होती है, वो वैरी नहीं करती। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर है तो उसकी एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू शेल होगी, जितनी एनर्जी वो शेल गेन कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन हुई थी उसमें हुआ क्या, कि उसने जो अल्फ़ा पार्टिकल से उनके साथ क्या मामलात हुए। तो सबसे पहले मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस के। जो गोल्ड फॉयल था उसमें से स्ट्रेट चले गए, तो उसने क्या नतीजा निकाला कि ऐसा क्यों हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस ऑफ एम्प्टी एटम एम्प्टी। नंबर 2, सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए, अपना रास्ता उन्होंने चेंज कर लिया। ऐसा क्यों हुआ कि प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जब अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है और एटम का जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव पार्टिकल आ रहा है अल्फा पार्टिकल और आगे भी पॉजिटिव न्यूक्लियस मौजूद है, तो ये क्या होगा कि अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेगा। ठीक है, उसके बाद वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि क्या हुआ उनके साथ, वो बाउंस्ड बैक हो गए, मतलब टकराने के बाद वापस आ गए, और कुछ जो थे
वो कहाँ चले गए, स्टेट। ठीक है, ऐसे 3 ऑब्जर्वेशन उसने कैलकुलेट की थी। मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्टेट, सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, सम अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। अब ज़रा हम जाते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। डिफाइन स्पेक्ट्रम, मेंशन 2 टाइप्स एंड हाउ दे आर ऑब्जर्व्ड इन एटॉमिक मॉडल। और इनमें से कौन सा जो है वो बेहतर है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब हम लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो ऑर्डिनरी लाइट है उसमें वाइट कलर के अंदर 7 वेवलेंथ मौजूद हैं। 7 वेवलेंथ मीन्स 7 कलर्स मौजूद हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि लाइट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वेवलेंथ। वेवलेंथ मीन के 7 कलर के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है इनटू 7 कलर्स। ये कब होता है, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है। ऑर्डिनरी लाइट मीन कि आम लाइट, जो हम वाइट लाइट जिसे कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट के अंदर, ऑर्डिनरी लाइट मीन वाइट लाइट। वाइट लाइट को जब हम प्रिज्म या मोनोक्रोमेटर से पास करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, 7 कलर्स के अंदर। अब इस 7 कलर्स को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम में 2 तरह की चीज़ें हमने देखी हैं। दोनों एटॉमिक मॉडल जो है वो अलग अलग स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। एक कहता है जी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, दूसरा कहता है लाइन स्पेक्ट्रम होगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि ऑल वेवलेंथ प्रेजेंट रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन नॉट इन फिक्स्ड ऑर्बिट। कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में तमाम वेवलेंथ मौजूद होंगी। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पाइरल करेगा, उसमें कलर आपस में मिक्स होंगे। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो न्यूक्लियस है सेंटर में, और स्पाइरल कैसे होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब ये क्या करेगा, फिक्स पाथ नहीं रखेगा, स्पाइरल करते 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 न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा। अब ये यहाँ से लगातार मूव कर रहा है, इस दौरान जो है अपनी वेवलेंथ को चेंज कर रहा है। इसकी और होगी वेवलेंथ 1, वेवलेंथ 2, वेवलेंथ 3, वेवलेंथ 4। अब ये फिक्स्ड नहीं है, कलर आपस में मिक्स हो रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लगातार एनर्जी को रिलीज करते करते न्यूक्लियस के करीब आ रहा है। इसको हम क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जबकि दूसरा जो है, अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो लाइन स्पेक्ट्रम में क्या है, जो बोहर कहता है, बोहर कहता है ये न्यूक्लियस है, शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 2 है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, ये क्या करेगा, इसको हम कहते हैं E1, और ये क्या है E2, लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ अगर इस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी एनर्जी फिक्स्ड है। ये क्या करेगा, ये जंप करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर। इस दौरान ये अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इसमें सारी वेवलेंथ शामिल नहीं है, सिर्फ वही वेवलेंथ शामिल होगी जो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसी के साथ एसोसिएट करेगी वेवलेंथ। और ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 एनर्जी लेवल्स। और इसी से हम डिफाइन करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन जब वापस रिवर्स करेगा यहाँ से तो इस दौरान एनर्जी रिलीज करेगी, लेकिन वो सेम होगी। लेकिन क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन का केस होगा। एब्जॉर्प्शन में हम कहते हैं हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दिस इज एक्साइटेशन। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है दिस इज डी एक्साइटेशन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, जो कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये 2 स्पेक्ट्रम है, और इसमें से जो बेस्ट है वो लाइन स्पेक्ट्रम है, बिकॉज इट शोज स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम फिक्स्ड अमाउंट की बात करते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल की बात करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग सी, सेक्शन सी। इसमें जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी अक्सर औकात जो पेपर में रिपीट होता है, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। इसमें हम जो सारे अभी हमने बातें डिस्कस की हैं वो यहाँ पे पॉइंट 1, 2, 3 के हिसाब से आएंगी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स आर एनर्जी लेवल। आपकी बुक के अंदर स्टेशनरी स्टेट्स का वर्ड यूज़ नहीं होगा, आपकी बुक के अंदर एनर्जी लेवल हो सकता है।
या इसको शेल लिखा गया है या फिर क्या लिखा गया है, ऑर्बिट लिखा गया है। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। ईच ऑर्बिट हैज़ डेफिनेट फिक्स्ड एनर्जी, किसी भी शेल की एक ख़ास एनर्जी होगी। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट डज नॉट इमिट एनर्जी वाइल रिवॉल्व। अगर इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसकी फिक्स्ड एनर्जी रहेगी। Only certain orbits are permitted where the angular momentum of electron is integral multiple of h/2 pi। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जो एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू mvr। अब mvr किसके बराबर होता है, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब है कि यहाँ पे n जो है, n पर्टिकुलर शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर हम शेल नंबर 1 की बात करते हैं तो n कितना होगा, 1। जैसे मैं अगर आपको यहाँ शेल 1, 2, 3, 4, अगर हम शेल नंबर 1 की बात करते हैं तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा h/2 पाई, इसका जो आएगा 2h/2 पाई, इसका जो आएगा 3h/3 पाई, इसका जो आएगा 4h/2 पाई। ये वैल्यू वेरी करती, ये जिस जहाँ पे मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन उसी पाथ के ऊपर रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इतना होना चाहिए, फिक्स्ड क्वांटिटी है। इसमें h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो बजाय इसके कि हम लीनियर मोमेंटम की तरफ जाते हैं, वहाँ पे रेडियल कंपोनेंट भी आता है। जैसे अगर हम जो मोमेंटम है उसकी बात करें, लीनियर मोमेंटम, तो वो P इज इक्वल टू mv आता है। ठीक है, इसमें mv का फैक्टर मौजूद है, लेकिन रेडियल कंपोनेंट क्यों आ रहा है कि rp और rmv, अगर हम दोनों साइडों से r के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एंगुलर मोमेंटम आ जाता है mvr। mvr कब लेंगे, जब बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा। तो होप सो कि ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट हम 4 की तरफ मूव करते हैं। ये मौजूद है mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, n इज इक्वल टू 1, 2, 3। उसके बाद पॉइंट 4 है कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से जंप करता है दूसरे ऑर्बिट के अंदर, तो उस दौरान एनर्जी जो रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसको हम किस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखनी है। इसमें h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। v इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, h फ्रीक्वेंसी इसको पढ़ते हैं। और लास्ट पे है क्वेश्चन नंबर पॉइंट 5, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी टू जंप टू अ हायर ऑर्बिट एंड इमिट एनर्जी व्हेन फॉलिंग टू अ लोअर। ये एक डायग्राम है इस मॉडल की, बोर्स एटॉमिक मॉडल की, जिसमें जो सेंट्रल पोर्शन है उसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल पोर्शन को एटॉमिक न्यूक्लियस कह रहे हैं। इसमें हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन्स, और इसमें न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। के शेल है तो इसके लिए हम n इज इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, एल शेल है तो n इज इक्वल टू 2 लिख रहे हैं। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में जाएं तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, 4, 6 और 8। इसके बाद जो नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 2, आगे चले जाएं तो n इज इक्वल टू 3, 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्वमेंट रेवोल्यूशन दी गई है, ये अपने एक्सिस के गिर्द भी स्पिन करता है, और इनमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मौजूद होती है। ये बोहर का एक एटॉमिक मॉडल है, और इसमें हम एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर तो उसमें कैसे होगा। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप ब्रीफली आपने एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए जो वहाँ से बनते थे। पहला जो है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या था कि वेरी थिन गोल्ड फॉयल ऑफ थिकनेस 0.004 सेंटीमीटर वाज यूज्ड। अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ किया गया जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम या पोलोनियम से हासिल किया गया था। A fluorescent screen surrounded the foil to detect deflected alpha particle। फ्लोरिसेंट स्क्रीन क्या है कि हम कैसे पता चलाएंगे कि अल्फा पार्टिकल कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे स्ट्राइक करता था वहाँ पे एक निशान बन जाता था कि अल्फा पार्टिकल किस रास्ते से आ रहा है और किस जगह जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो उस तरह से उसकी मूवमेंट का अंदाज़ा
लगाया जा सकता था। और ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी, ये इसकी एग्जांपल जिंक सल्फाइड मौजूद है। ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये आप पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट जाता है, स्लाइटेड रिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड, कुछ जो हैं वो वापस चले जाते हैं। ये यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बनाया गया है, आपके सामने आपकी बुक में भी मौजूद है कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से जाने के बाद कहाँ चले जाते हैं, वापस मुड़ जाते हैं, और कुछ जो है वो किसी एंगल के ऊपर मूव कर जाते हैं। तो यहाँ लिखा भी है येलो वाले जो हैं कुछ पास स्ट्रेट, सम पार्टिकल स्लाइटेड डिफ्लेक्ट, पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक। तो यहाँ पे आपके सामने है, सारी चीज़ें लिखी गई हैं, सोर्स कौन सा है, थिकनेस कितनी है, डिटेक्टर क्या है, वट। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, इसमें जो कंक्लूजन्स थी कि एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस, ये भी हमने देखा। उसके बाद न्यूक्लियस एग्जिस्ट एट द सेंटर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस। इसके बाद ड्रॉबैक्स हैं, फेल टू एक्सप्लेन एटम स्टेबिलिटी। कुड नॉट, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो थे उनको कंबाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है। कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट नॉट एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर था बेस कर रहा था दो थ्योरीज़ के ऊपर, जिसमें एक थ्योरी जो थी वो बोहर एटॉमिक मॉडल थी और दूसरी थ्योरी जो थी वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट थी। ठीक है, अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो होप्स हो कि आपको दो थ्योरीज अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ ताकि हम अपना सेशन को एंड अप करें। इसके बाद जो है वो अगली क्लास है, आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज़ हरी अप। आप या तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, होप्स हो कि आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। आपको वर्कशीट जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप तमाम बच्चों से अब मैं इजाज़त चाहूँगा, और इस एडवाइस के साथ कि आप रोज़ की वर्कशीट्स रोज़ अटैम्प्ट करें। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।